हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज हम बिहार डीएलएड का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो इसका भी एग्जाम चल रहा है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 में क्या बोल रहा है? पोखरा नगर किस देश में स्थित है? दोस्तों, किस देश में स्थित है? नेपाल में। क्या बोला है मेरा क्वेश्चन नंबर? ये क्या बोल रहा है? पोखरा नगर किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या बोल रहा है? पोखरा नगर, पोखरा नेपाल के पश्चिम भाग में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ठीक है, पोखरा अपने अद्भुत प्रकृति, तरंगदार झीलों, पर्वतीय चोटी और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए क्या है? विख्यात है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 में क्या बोला दूसरा क्वेश्चन? किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की है? दोस्तों, किस वर्ष में किया है? 1917 में किया है। ठीक है, चलिए सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में क्या बोल रहा है? वर्ष 1917 की रूसी क्रांति मुख्य रूप से पिछड़ी अर्थव्यवस्था, किसानों व मजदूर के दयनीय स्थिति, निरंकुश क्या है? निरंकुश स्वैच्छाचारी शासन, अत्याचार का परिणाम थी। ठीक है, क्रांतिकारी का परिणाम स्वरूप राजतंत्र समाप्त हो गया तथा उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण क्या हो गया? स्थापित हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? टेक्सोल, टेक्सोल का उपयोग होता है। बोला टेक्सोल का उपयोग, टेक्सोल का उपयोग किस में होता है दोस्तों? कैंसर में होता है। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में क्या बोला है? टेक्सोल का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए होता है। ठीक है, यह कैंसर कोशिकाओं को विकास को धीमा करने का काम करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? गिलगित गॉर्ज किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, क्या बोल रहा है? गिलगित गॉर्ज जो है किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन में क्या बोल रहा है? गिलगित गॉर्ज सिंधु नदी पर स्थित है। सिंधु नदी गिलगित के समीप इस गॉर्ज महाखंड का निर्माण करती है। ठीक है, ज्ञात है कि गॉर्ज एक संकरी घाट जिसके किनारे खड़े ढाल के होने से होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? 70 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों, क्या बोल रहा है? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है कब और कहाँ? चलो उसका सोल्यूशन में देखते हैं। सोल्यूशन में क्या बोल रहा है? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में, 1936 के कहा? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, स्वामी साजानंद सरस्वती इसके संस्थापक तथा एनजी रंगा इसके सचिव थे। इस संस्था का उद्देश्य जमींदारी प्रथा को खत्म करना, भू राजस्व कम करना, ऋण को क्या करता? संस्थागत बनाना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? दोस्तों, क्या बोल रहा है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन देते हैं। इसका सोल्यूशन में क्या बोल रहा है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, यदि प्रधानमंत्री संसद के निचले निम्न सदन का सदस्य नहीं है तो सदस्य संसद के नेता के रूप में किसी अन्य मंत्री को नामित कर सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 में प्रावधान है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल है? दोस्तों, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल है? कौन सी फसल है? चाय। चाय क्या है मेरा? पेय फसल है। ठीक है, इसका सोल्यूशन में क्या बोल रहा है? चाय पेय फसल है और गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का, दाल खाद्य फसल और कपास क्या है? दोस्तों, कपास, रेशम, गन्ना, जूट आदि वाणिज्य क्या है? फसल क्या है? पेय फसल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? नेपाल नगर, नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, क्या बोल रहा है? नेपाल नगर जो है ना, तो नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पता आप लोग किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन में क्या बोल रहा है? नेपाल नगर स्थान और उद्योग, नेपाल नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और क्या बोला? जमशेदपुर, जमशेदपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चुर्क और चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए इसका अगला सोल्यूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? किस का बढ़ा है? दोस्तों, आर्सेनिक का बढ़ा है। ठीक है, आर्सेनिक का बढ़ा है।
आर्सेनिक का बढ़ा है, ठीक है। चलिए हम इसका सोल्यूशन देते हैं। सोल्यूशन में क्या बोल रहा है, बिहार इसका सोल्यूशन में क्या बोल रहा है, बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का स्कंदन बढ़ा है, जो स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है, ठीक है। यह जल भूजल स्रोतों में पाया जाता है। आर्सेनिक एक प्राकृतिक तत्व है, यह पीने के पानी भोजन के माध्यम से मानव शरीर में एक निश्चित मात्रा क्या होता है, पहुंच जाता है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोला दोस्तों, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था। क्या बोला, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था, किस देश में था दोस्तों, मैक्सिको में, ठीक है। चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में क्या बोला है, सोल्यूशन बोल रहा है मैक्सिको ओलंपिक जिसे आधिकारिक तौर पर ओलंपियाड खेल के रूप में जाना जाता है, 12 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 1968 के मैक्सिको सिटी में आयोजित किया गया था। मैक्सिको के ओलंपिक समारोह में विरोध का रूप नस्ल पर आधारित था। पदक जीतने के बाद काले अमेरिका एथलीट ने नस्लीय टिप्पणी का क्या किया था, विरोध किया था दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, 76 नंबर क्वेश्चन, मीठे पानी का लगभग 70% ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों का रूप होता है दोस्तों। क्या होता है, बता आप लोग क्या होता है। इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, क्षेत्र का बी होगा। मीठे पानी का लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और ग्लेशियर के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी का लगभग 0.3% जल ही पीने योग्य है। इसका अधिकांश भाग ग्लेशियर और बर्फ की चोटियों में क्या होता है, पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है। क्या बोल रहा है, इनमें से क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है दोस्तों, कौन सा पाया जाता है, चेस्टनट पाया जाता है, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन क्या बोला, पर्वतीय वन जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ ऊंचाई क्या होता है, 1000 से 2000 मीटर के मध्य होती है। इन वनों में ओंक, चेस्टनट, चीड़, साल, झाड़ियाँ और पौष्टिक घास आदि क्या होता है, पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, पटना का पुराना नाम क्या था दोस्तों। क्या बोल रहा है, पटना का पुराना नाम क्या था, क्या था पटना का पुराना नाम, अजीमाबाद, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र। क्या था, अजीमाबाद, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र। उपयुक्त तीनों, तीनों का मेरा क्या है, सही आंसर है, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में क्या बोल रहा है, बिहार का राजधानी पटना है, ठीक है। पटना का पुराना नाम क्या था, अजीमाबाद, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पुष्पुर और पाटलीग्राम था। क्या था, अजीमाबाद, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पुष्पुर और पाटलीग्राम था। किसका था, पटना का पुराना नाम था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है। क्या बोल रहा है, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है दोस्तों, कहाँ है, अफ्रीका में है, ठीक है। चलिए हम इसका सोल्यूशन देते हैं। सोल्यूशन में क्या बोल रहा है, अफ्रीका में दुनिया की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी है और यहाँ सबसे अधिक आर्थिक रूप से वांछित भी अफ्रीका के 54 देशों में लगभग 3000 जनजातियां निवास करती है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, डॉट 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 में प्रकाशित ब्रॉडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। क्या बोल रहा है, में प्रकाशित ब्रॉडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किया और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों, कैसे किया जा सकता है, कब किया गया था, 1987 में किया गया था, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन देते हैं। सोल्यूशन में क्या बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण और विकास के अध्ययन के लिए नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री हार्लेम ब्रॉडलैंड की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। इस ब्रॉडलैंड आयोग कहा जाता है। इस आयोग ने 1987 ईस्वी में हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट प्रकाशित की, जिससे ब्रॉडलैंड रिपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्य पर केंद्रित था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, 81 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था दोस्तों। क्या बोल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था, कब हुआ था, 1945 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन में मेरा क्या बोल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को जर्मनी और पोलैंड पर आक्रमण के साथ हुई थी। क्या वो कब हुई थी, बोला द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ हुई थी। वर्साई संधि के कठोर शर्त, आर्थिक मंदी, तुष्टीकरण नीति, जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय आदि इसके प्रमुख कारण थे दोस्तों, ठीक है।
क्या बोल रहा है, 9 अगस्त 1945 के जापान के नागासाकी शहर पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने पर जापान द्वारा आत्मसमर्पण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा, जापान पे जो है 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर अमेरिका जो है ना क्या गिराया था, परमाणु बम गिराए गिराए जाने पर क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का आत्मसमर्पण कौन कर दिया था, जापान ने कर दिया था। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किससे सीखा है दोस्तों, क्या बोल रहा है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किससे सीखा है। ठीक है, क्या आंसर होगा दोस्तों, मेरा सीखा, मेरा सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, बोला यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अरबों से सीखा है। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र उत्तरी ध्रुव की दिशा की ओर संकेत करता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र जो है ना, इसका उत्तरी ध्रुव दिशा की ओर संकेत करता है। यह महासागरों और मरुस्थलों में दिशा में निर्देशन का काम करता है। उन स्थानों पर जहां स्थान सूचकों की किलो कमी है, दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार चीन में हुआ है दोस्तों। क्या बोलेगा, दिशा सूचक जो है ना, जिसको हम चुंबक बोलते हैं, इसका आविष्कार कहाँ पर हुआ है, चीन में हुआ है। आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 मेरा क्या बोला, चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है दोस्तों। क्या बोला, चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है, किस में होता है, जनमत निर्माण में होता है। ठीक है, चलिए हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन मेरा क्या बोल रहा है, चुनावी स्पर्धा से निम्नलिखित लाभ है दोस्तों। कौन कौन बोल रहा है, कौन कौन लाभ है, चलिए एक देखते हैं। एक में क्या बोला, नियमित चुनाव चुनाव होने से नागरिकों में चुनावी जागरूकता फैलती है। क्या होती है, नियमित चुनाव होने से नागरिकों में चुनावी जागरूकता फैलती है। दूसरा में क्या बोला है, जनमत निर्माण में सहायता मिलती है दोस्तों। चुनाव से क्या होता है, जनमत निर्माण में सहायता मिलती है। तीसरा क्या बोल रहा है, अस्थायी रोजगार उत्पन्न होता है। क्या होता है, अस्थायी रोजगार उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 में क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान किया गया है दोस्तों। क्या बोल रहा है, मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई दोस्तों, कब की गई है, 10 दिसंबर 1948 को की गई है। ठीक है, चलिए सोल्यूशन देते हैं। सोल्यूशन मेरा क्या बोला, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा हर साल 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस या ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। ठीक है, क्या बोला, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस या ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। ठीक है, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, यूएनजीए ने दिसंबर 1995 में से इसे प्रत्येक वर्ष मनाने की क्या की घोषणा की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 85, अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ है दोस्तों, कौन सा नहीं हुआ है, भारत से नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन मेरा क्या बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन 1945 में स्थापित है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों। क्या बोला है, संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना कब हुआ, 1945 में। क्या है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसमें शामिल सदस्य देश राष्ट्रों की संख्या कितना है, 193 है। बोलेगा यूनाइटेड नेशन में जो कितने देश शामिल है, 193 देश शामिल है। क्या है, जो इंपोर्टेंट है। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में एक था। 30 अक्टूबर 1945 से भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है दोस्तों। क्या बोला है, 30 अक्टूबर 1947 से क्या है, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। चलिए दोस्तों अगला अगला सेट का जीके का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देख रहे हैं, 66 देख रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, विधान परिषद की स्थापना को भारत के संवैधानिक के अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है दोस्तों। कब, कौन में किया गया है, अनुच्छेद को 169 में किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों आप लोग चैनल पर नया होगा तो क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त के पास में क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो कि आप लोग को क्वेश्चन कैसे लग रहा है देख पढ़ने में, सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन क्या है, हर एक क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम इसका सोल्यूशन देते हैं। सोल्यूशन में क्या बोला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 में राज्यों के लिए विधान परिषद की स्थापना है। ठीक है, स्थापना का प्रावधान किया गया है। क्या बोला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 में राज्यों के लिए विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 170 में राज्यों की विधानसभा में सदस्यों का प्रावधान है। क्या बोल रहे हैं, अनुच्छेद 170 में राज्यों के विधानसभा में सदस्यों का क्या है, प्रावधान है। इस अनुच्छेद के माध्यम से विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम अधिकतम 500, न्यूनतम कितना है, 60 निर्धारण किया गया दोस्तों। क्या बोल रहा है, और विधानसभा में अधिकतम कितना होगा, 500, न्यूनतम कितना होता है, 60 हो सकता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोला, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है दोस्तों। क्या बोला, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है, विद्युत। विद्युत क्या प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं।
क्या सोल्यूशन क्या बोला है, प्राथमिक ऊर्जा उन सभी स्रोतों से प्राप्त किया जाता है जिसमें मनुष्य का प्रयास होता है, जिसमें स्तरहित सामग्री से पृथक्करण सफाई ग्रेडिंग उपयोग या परिवर्तन करने ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। हवा, पानी, तरंगे, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि प्राथमिक ऊर्जा का क्या है दोस्तों, उदाहरण है, जबकि विद्युत द्वितीय ऊर्जा का क्या है, उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, तेलुगु तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया था दोस्तों, क्या बोला, तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया है, किस राज्य में दिया गया है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में दिया गया है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन मेरा क्या बोल रहा है, तेलुगु स्वाभिमान नारा का संबंध आंध्र प्रदेश से है, किससे, आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे, एनटी रामाराव, अपने चुनावी एजेंडा के द्वारा इस नारा का प्रयोग किया गया था। उन्होंने वर्ष 1982 में तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना के वर्ष 1983 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल शुरू किया। ठीक है, और क्या बोल रहा है, वर्ष 1968 में भारत सरकार ने उनको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों का, वर्ष 1968 में। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी है दोस्तों, क्या बोल लिया है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्य में लगी है दोस्तों, कितने लगे है, 24.3 लगा है। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में क्या बोल रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की 24.3% आबादी द्वितीय कार्यों में लगी है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, खनन, ऊर्जा उत्पादन और विनिर्माण शामिल है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र की सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें बैंकिंग, व्यापार, संचार, बीमा क्षेत्र को शामिल किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र वन, कृषि, पशुपालन आदि क्षेत्र आते हैं दोस्तों। क्या बोला, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है, वन आता है, कृषि, पशुपालन आदि और क्षेत्र आते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 70, किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है दोस्तों, क्या बोला, किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है दोस्तों, किस रखा गया है, मुंबई को। ठीक है, चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन है मेरा क्या बोल रहा है, मुंबई में वर्ष 1989 में स्थापित नाना नहावा सेवा बंदरगाह है, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पतन कर दिया गया है। ठीक है, इस पतन पर 5 टर्मिनल है, यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पतन है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोला है, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी दोस्तों, क्या बोला है, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी, थॉमस पाइन ने की थी। ठीक है, चलिए हम इसका सोल्यूशन देते हैं। सोल्यूशन मेरा क्या बोला, कॉमन सेंस व्यापारिक वृद्धि एक 47 पृष्ठ का पैम्पलेट है, जिसका रचनाकार थॉमस पाइन थे। इस रचना के माध्यम से लेखक ने एक लिखित संविधान के तहत सरकार के एक गणतंत्र स्वरूप लिए तर्क देते हुए स्वतंत्रता के लिए अमेरिका समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोला, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है, क्या बोला, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है दोस्तों, किस पर है, निर्वाचन आयोग पर है। ठीक है, चलिए हम अगला इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन मेरा क्या बोल रहा है, इसका सोल्यूशन हम बोल रहा है क्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, क्या बोल रहा है, इसमें कौन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बोला भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, जिस पर भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया संचालन का दायित्व होता है दोस्तों। यह संसद, राज्य विधानमंडल के साथ साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराता है। इस आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, की गई थी दोस्तों। ठीक है, क्या बोला, निर्वाचन आयोग का स्थापना कब किया गया है, 25 जनवरी 1950 को किया गया है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 73 देते हैं। 73 में मेरा क्या बोला है, इनमें से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है दोस्तों, क्या बोल रहा है, इनमें से भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सा दोस्तों, भील जनजाति क्या है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों। ठीक है, इसका सोल्यूशन में क्या बोला, भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील है। जनगणना 2011 के अनुसार भील की आबादी कितना है, 4,68,00,000 4,68,08,068 है, जो भारत की कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का लगभग 38% है। इस निवास क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान में है दोस्तों, भील जनजाति पाई जाती है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोला, 74 नंबर क्वेश्चन, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया दोस्तों? क्या बोला, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया है? किस यंत्र का किया दोस्तों? वाष्प इंजन का। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया है? जेम्स वाट ने किया है, ठीक है। चलिए और इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में क्या आविष्कार है, तो क्या आविष्कारक है, क्या है? वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया है? जेम्स वाट ने किया है, ठीक है। सेफ्टी लैंप, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया है? हम्फ्री डेवी ने किया है। कौन ने किया है? हम्फ्री डेवी ने किया था। फ्लाइंग स्टील का निर्माण किसने किया है? जॉन के ने किया है, ठीक है। पावर लूम, पावर लूम का आविष्कार किसने किया है दोस्तों? एडमंड कार्टर राइट ने किया है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, कांवड़ झील, कांवड़ झील बिहार के किस जिले में स्थित है दोस्तों? क्या बोल रहा है, कांवड़ झील बिहार के किस जिले में स्थित है दोस्तों? किस जिले में स्थित है? बेगूसराय में स्थित है, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन मेरा क्या बोला है, कांवड़ झील बिहार के बेगूसराय जिले में आर्द्र भूमि क्षेत्र में है। वर्ष 2020 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसे बिहार का पहला रामसर क्षेत्र में घोषित किया है दोस्तों। कांवड़ झील को कब घोषित किया गया? बिहार का पहला रामसर क्षेत्र में घोषित किया गया है। ज्ञातव्य है कि इस कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1987 में किया गया है दोस्तों। कब किया गया है? कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य का स्थापना कब किया गया है? 1987 में की गई है। यह अभयारण्य 5 गंभीर रूप से लुप्त पारी प्रजाति का निवास स्थान है, जैसे लाल सिर वाला गिद्ध, सफेद पूंछ वाला गिद्ध और भारतीय गिद्ध और मालांसर क्या है दोस्तों? लैम्बिक पेचार्ड है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? क्या बोल रहा है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? कौन थे? सुकुमार सेन थे, आप लोग याद रखेगा, ठीक है। चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। हाँ चल गया क्वेश्चन। चलो दोस्तों इसका थोड़ा देखते हैं। क्या बोल रहा है, भारत में चुनाव आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 में है। इस आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों। क्या बोला, भारत में चुनाव आयोग का प्रावधान करती नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, जिन्हें कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक था। वर्तमान में 25वां चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, कार्यकाल 15 मई 2022 से 18 फरवरी 2025 तक है दोस्तों, ठीक है। चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था दोस्तों? क्या बोल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था दोस्तों? कौन सा नहीं था? सोवियत संघ। कौन नहीं था शामिल? सोवियत संघ शामिल नहीं था, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन मेरा क्या बोला, द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 से 1945 तक ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान और मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के बीच हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 78, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है दोस्तों? किस खनिज का खनन किया जाता है? मैग्नीज का किया जाता है, ठीक है। चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन मेरा क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश का बालाघाट खान में मैग्नीज का खनन किया जाता है। यहाँ पर देश का लगभग 80% मैग्नीज उत्पन्न होता है, ठीक है। यह अन्य खनिजों में तांबा, बॉक्साइट, रसंक और डोलोमाइट, चूना पत्थर क्या है दोस्तों? पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है दोस्तों? क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? कौन है दोस्तों? चावल। चावल क्या है? खरीफ फसल का उदाहरण है, आप लोग याद रखिएगा। क्या बोल रहा है, खरीफ फसल की बुआई जून और जुलाई में की जाती है दोस्तों। कब किया जाती है? खरीफ फसल की बुआई जून और जुलाई में की जाती है और सितंबर और अक्टूबर में कटाई की जाती है। इस फसलों में धान चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास आदि क्या दोस्तों शामिल है। जबकि प्रश्न विकल्प में मटर, चना, गेहूं क्या दोस्तों? रबी फसल है। मटर, चना और गेहूं क्या है दोस्तों? रबी फसल है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 80 मेरा क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन एक डेयरी पशु नहीं है दोस्तों? क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन एक डेयरी पशु नहीं है? कौन है दोस्तों? ऊंट। ऊंट क्या एक डेयरी पशु है? नहीं है। और कौन है? बकरी है, भैंस है, गाय क्या एक डेयरी पशु है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन मेरा क्या बोला, डेयरी पशु, दुधारू पशु में भैंस, बकरी, गाय को शामिल किया जाता है, क्योंकि यह पशु अधिक मात्रा में दूध देते हैं, ठीक है।
क्या बोला, भारत में डेयरी उद्योग का विकसित करने में वर्गीज कुरियन का महत्वपूर्ण योगदान है। क्या बोला, भारत में डेयरी उद्योग का विकसित करने का किसका योगदान है, वर्गीज कुरियन का उदाहरण है। इनके जन्म 26 नवंबर को 2014 में राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्म के 26 नवंबर पर 2014 को राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऊंट को डेयरी के पशु के रूप में मान्यता प्रदान प्राप्त नहीं है दोस्तों। क्या बोला, ऊंट को डेयरी के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, चलो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोला है, पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं हम इसका सोल्यूशन मेरा क्या बोल रहा है, पृथ्वी के अक्ष के सिरों को ध्रुव कहते हैं। अक्ष के उत्तरी समापन बिंदु को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी समापन बिंदु को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। जबकि देशांतर रेखाएं काल्पनिक होती है जो पृथ्वी के चारों ओर लंबवत फैली है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर मिलती है दोस्तों। ठीक है, चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, जब है, ठीक है, चल देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोला, इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ता है दोस्तों। क्या बोला, इनमें से किस देश को सामाजिक विभेदन के कारण विखंडन का सामना करना पड़ता है, किसे करना पड़ता है दोस्तों, यूगोस्लाविया को, किसे करना पड़ता है, यूगोस्लाविया को करना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं इसका सोल्यूशन। क्या बोला, वर्ष 1980 के दशक में यूगोस्लाविया में अंतर जातीय संघर्ष के कारण सामाजिक विखंडन का सामना करना पड़ा, जबकि श्रीलंका में धार्मिक जातीय सामाजिक विखंडन का सामना किया था। धातु है कि वर्ष 2003 में यूगोस्लाविया का नाम बदलकर सर्बिया और मोंटेनेग्रो कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोला है, रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता है दोस्तों। क्या बोला है, रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से होता है दोस्तों, चीन से होता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं इसका सोल्यूशन में क्या बोल रहा है, रेशम मार्ग की शुरुआत चीन से होकर पश्चिम में रोम तक जाता है। क्या बोला है, रेशम मार्ग की शुरुआत चीन से होकर कहाँ जाता है, पश्चिम में रोम तक जाता है। इस मार्ग की शुरुआत होने राजवंश के छांगयान ने किया था। धातु है कि मार्ग प्राचीन चीन के माध्यम से एशिया से होकर दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका तक जाने वाला क्या है दोस्तों, थल व्यापार का मार्ग था। ठीक है, चलिए हम इसका देखते हैं सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोला, एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तटों पर होती है दोस्तों। क्या बोला, एल नीनो की उत्पत्ति किस देश की तटों पर होती है दोस्तों, किस देश के तटों पर होती है, पेरू में होती है। किस में होता है, पेरू के तट पर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन मेरा क्या बोल रहा है, एल नीनो की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट पर होती है। इसके स्पेनिश में छोटा बच्चा कहा जाता है, इसे क्या जाता है, स्पेनिश में छोटा बच्चा कहा जाता है। एल नीनो के प्रकरण में वातावरण गर्मी अधिक रहती है। धातु है कि इस घटना एल नीनो को सर्वप्रथम 16 दशक के पेरू मछुआरे ने देखा था दोस्तों। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, बोबोन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था, उस संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था। कब किया था दोस्तों, किसे किया गया था, वियना को किया गया था। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में क्या बोल रहा है, वर्ष 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बोबोन राजवंश को अपदस्थ कर दिया गया था, जबकि वर्ष 1815 की वियना संधि के पश्चात पुनः बोबोन राजवंश को सत्ता दी गई थी। धातु है कि फ्रांस 14 जुलाई को फेटे नेशनल फाइनेंस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,